दोस्तों नमस्कार। यूपी की सियासत में गहमा गहमी जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जो नोक-झोंक चल रही है, उसको लेकर के भी सियासी गलियारे में इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में एक अलग किस्म की थ्योरी काम कर रही है, एक अलग कहानी चल रही है। लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक जो पॉलिटिकल गलियारा है, उसमें ये बात इस वक्त बहुत तेजी से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है और उसके संकेत भी मिल रहे हैं। अचानक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाकर के अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और जो खबर आ रही है कि वहाँ पर उन्होंने शिकायत की है योगी आदित्यनाथ की कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, मंत्री और विधायकों को जरा भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो एक तरह से वो तानाशाही पूर्ण तरीके से शासन चला रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य की इस चहलकदमी को इस रूप में देखा जा रहा है कि वो अपनी पुरानी हसरत को पाना चाहते हैं। दरअसल 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की बागडोर उनके हाथ में थी। बड़ी मेहनत की थी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने में और ओबीसी की आउटरीच के लिए भी उन्होंने काम किया था और बड़ी सफलता मिली थी उस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज़्यादा सीटें मिली थीं। उस वक्त उनकी उम्मीद ये थी कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से कोई और आता है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं, गोरखनाथ मठ के महंत हैं, ठाकुर जाति से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को समय समय पर बड़ा अपमानित किया। कहा जाता है कि उनकी नेम प्लेट तक उखड़वा दी, कई सभाओं में उनको जगह तक नहीं दी गई। एक बार तो स्टूल पर बेचारे बैठे और इस अपमान को ओबीसी के अपमान के साथ बड़ी भी जोड़ करके देखा गया। लेकिन बात आई गई हो गई। फिर दोबारा विधानसभा चुनाव आया 2022 का, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की फिर से उम्मीदें बढ़ी कि शायद अब मौका उनको मिल सकता है और वो चुनाव के मैदान में थे, लेकिन शिकस्त खा गए। इसके पीछे भी एक थ्योरी काम करती है कि शायद चुनाव उनको हराया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो डिप्टी सीएम बनते हैं। अमित शाह के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। जैसे इस समय ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जो घोसी उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी माना जाता है कि वो अमित शाह की लॉबी के हैं। तो फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने, लेकिन वो शांत पड़ गए। अब अचानक उनकी सक्रियता कुछ सवाल पैदा कर रही है कि क्या अमित शाह के जरिए उनको ये शह मिल रही है कि वो योगी आदित्यनाथ को की शिकायत करें। अमित शाह के लिए क्या योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने का बड़ा मौका हाथ लग गया है। इसके पीछे दो कारण माने जा रहे हैं कि पहला कारण तो ये है कि नीतीश कुमार ने जो फील्डिंग की है, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का पूरा एजेंडा तय किया है, राहुल गांधी ने उसे अखिल भारतीय बना दिया है। ओबीसी की लगातार वो बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की वो बराबर बात कर रहे हैं, ओबीसी अधिकारों की बात कर रहे हैं, ओबीसी अधिकारियों की बात कर रहे हैं, बजट के एलोकेशन की बात कर रहे हैं। उन राहुल गांधी ने जो इस समय पिच तैयार कर दी है भारत की राजनीति की, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी होने जा रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश वो प्रांत है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और वहां अगर ओबीसी का चेहरा लाया जाता है तो फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। दरअसल ओबीसी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस समय, बीजेपी के इस समय जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उसमें केवल शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं और अब वो भी जा रहे हैं। वो चुनाव बीजेपी जीते या हारे, शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। आप चले जाइए गुजरात में, भूपेंद्र पटेल हैं, वो सवर्ण समाज से आते हैं, वहाँ पे पटेल जो है पाटीदार, वो जनरल में आता है। उसी तरह से खट्टर साहब हैं हरियाणा में। इधर आप चले जाइएगा, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र में, और इधर आपके उत्तराखंड के भी जो सीएम हैं वो ब्राह्मण हैं।
तो एक भी ओबीसी अब नहीं रहा, एक तरह से आप कह सकते हैं। दलित तो आज तक सीएम नहीं बनाया बीजेपी ने, इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिंतित हैं। और मोदी जी का जो ओबीसी का चेहरा था उसको एक तरह से उसमें दरार पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने बार बार ये चोट करके कि मोदी जी कहते हैं कि हम वो ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अमित शाह इसी में अपने लिए मौका एक ढूंढ रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी आरएसएस में ही नहीं, जो भी बीजेपी के समर्थक हैं वो भी मोदी का उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा है अमित शाह के लिए। इसलिए अमित शाह इसी मौके की तलाश में थे और वो मौका उनके हाथ लग रहा है, तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी को केशव प्रसाद मौर्य के जरिए। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रुके और लेकिन मोदी जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। मोदी जी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं, उनके लिए अमित शाह एक तरह से मोहरा भर है। हालांकि ये कहना थोड़ा सा हल्का है, लेकिन असल में अमित शाह उनके कितने भी करीबी हों, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके लिए अमित शाह एक तरह से उनके सिपहसालार हैं, वो नंबर 2 नहीं है। मोदी जी के बाद नंबर 2 आता ही नहीं है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इसलिए मोदी जी बैलेंस रखते हैं। योगी जी को भी वो अपने विश्वास पात्र के रूप में देखते हैं, वो अपने नज़दीक बना करके रखना चाहते हैं, और इसीलिए शायद केशव प्रसाद मौर्य को मोदी जी से मिलने का समय नहीं मिला। और अब ये माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, जैसे एक नाम और आया था, वो था पंकज चौधरी का। दरअसल कुर्मी बरादरी से आने वाले महाराजगंज के सांसद हैं, इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं, बड़ा चेहरा था एक दौर में बीजेपी का, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। और उनके घर नरेंद्र मोदी गए थे पिछले दिनों, जब वो गोरखपुर गए थे, मठ नहीं गए लेकिन उनके घर गए। उसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है नीतीश कुमार के काउंटर में, नीतीश कुमार के अपोजिट, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुर्मी 5 से 6% उत्तर प्रदेश का है वो बीजेपी को छोड़ करके और इंडिया अलायंस के साथ चला जाए। तो इस चुनौती के लिए वो नाम एक आया था सामने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अपनी सक्रियता और योगी आदित्यनाथ के बारे में सुना जाता है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने जब ये रखा उनके सामने तो शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अब एक तीसरा पैच आ रहा है, एक तीसरी चाल चली जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ाया जाए। इसके लिए शायद नरेंद्र मोदी कन्विंस हो जाए और वो योगी आदित्यनाथ को तैयार करें कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ें। और इसमें योगी आदित्यनाथ को भी कोई घाटा नहीं होने जा रहा है। वो जानते हैं कि 6 महीने तक तो कम से कम आपका वो पद रहता ही है। मुख्यमंत्री आप रह सकते हैं, सांसद भी रह सकते हैं, 6 महीने में आपको एक सदस्यता विड्रॉ करनी होती है। अगर 2024 में रिजल्ट उनके अनुकूल आता है तो वो सांसदी से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले हैं योगी जी। वो इस बात को जानते हैं कि उस पद को छोड़ने का मतलब है कि फिर जो जो उनको पाना है, जो वो देखते हैं कि कैसे उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में ताजपोशी मिलेगी, वो फिर उनका दावा छूट जाएगा। और इसीलिए वो इस समय अपनी कुर्सी पर रहना चाहते हैं। ये योगी जी की स्ट्रेटजी है। और ये भी तय है कि अगर वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो फिर दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। और अमित शाह यही गेम खेलना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली ले जाया जाए योगी जी को। तो क्या अमित शाह उसमें कामयाब होंगे या योगी जी कामयाब होंगे, ये तो देखने की बात है। अब एक और प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि 2024 में अगर नतीजे बीजेपी के विरोध में जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो अमित शाह इसमें ज़रूर खतरा देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप में किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया का शायद 6ठे नंबर का देश अगर बने, अगर वो अलग उसकी एक सॉवरेंटी हो, तो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा राज्य है, तो उसके मुख्यमंत्री होने का भी एक अपना मतलब होता है। तो योगी आदित्यनाथ का कद बहुत तेज़ी से उभरेगा अगर 2024 में बीजेपी चुनाव जीतती है। और
फिर आरएसएस और बीजेपी योगी आदित्यनाथ में बीजेपी का भविष्य देखने लगेगी, फिर तो अमित शाह के लिए कोई विकल्प बचेगा ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं बचेगी। तो ऐसे में वो आखिरी दांव शायद चल रहे हैं कि कैसे भी करके योगी जी को चुनाव लड़ाया जाए सांसदी का और उनको दिल्ली ले जाया जाए और यहाँ किसी और की ताजपोशी की जाए। ये शहमात का गेम अभी बीजेपी के भीतर चल रहा है और ये चलेगा, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि होता क्या है। अमित शाह कामयाब होते हैं या योगी जी कामयाब होते हैं, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी दोनों को अपनी दोनों मुट्ठी में रखना चाहते हैं। यही उनकी सियासत की कामयाबी है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी खास मुद्दे के साथ और आपको रूबरू कराऊंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या चल रहा है। आपको अगर मेरा विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।